नमस्कार। आज हम सिर्फ किसी कानूनी दस्तावेज पर बात नहीं करने वाले, नहीं। हम बात करेंगे एक पूरे राष्ट्र के मास्टर प्लान की, उसकी रूपरेखा की, यानी भारतीय संविधान की। कभी सोचा है कि एक राष्ट्र, एक देश आखिर बनता कैसे है? इतनी सारी संस्कृतियों, भाषाओं और करोड़ों लोगों को कौन सी चीज एक साथ जोड़कर रखती है? जवाब छिपा है देश के उस मास्टर प्लान में, उसकी बुनियाद में। तो चलिए इस प्लान को परत दर परत खोलते हैं। तो भारतीय संविधान को एक नेशनल ब्लूप्रिंट की तरह देखते हैं। एक ऐसा मास्टर प्लान जो हमें बताता है कि इस घर की दीवारें कहाँ-कहाँ तक हैं, इसमें कौन रह सकता है और सबसे जरूरी, यहाँ रहने के नियम क्या होंगे। तो सबसे पहले इस मास्टर प्लान का पहला हिस्सा देखते हैं। वो हिस्सा जो देश की सीमाओं को तय करता है और ये भी बताता है कि इन सीमाओं के अंदर रहने वाले कौन हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है। संविधान कहता है कि भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ राज्यों ने मिलकर कोई समझौता किया है। नहीं, इसका मतलब है कि ये एक ऐसा संघ है जो कभी टूट नहीं सकता। इसे ऐसे सोचिए कि राज्य कमरों की तरह हैं, लेकिन भारत वो पूरा का पूरा घर है। और देखिए, ये जो बुनियादी ढांचा है ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये देश की जरूरतों के हिसाब से बदल भी सकता है। जैसे अनुच्छेद 2 का इस्तेमाल करके 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बना और अनुच्छेद 3 के तहत 2014 में तेलंगाना एक नया राज्य बना। ये दिखाता है कि ये दस्तावेज कितना जीवंत है, कितना फ्लेक्सिबल है। तो ठीक है, घर की दीवारें तो तय हो गई। अब सवाल ये कि इसमें रहेगा कौन? अनुच्छेद 5 से 11 इसी की परिभाषा देते हैं, पर यह सिर्फ उस वक्त की बात थी। इस दस्तावेज ने भविष्य के लिए भी दरवाजा खुला रखा और संसद को यह शक्ति दी कि वो नागरिकता पर कानून बना सके। और इसी का नतीजा था 1955 का नागरिकता अधिनियम। चलिए अब इस ब्लूप्रिंट के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। वो हिस्सा जो किसी सरकार या देश के लिए नहीं, बल्कि हर एक इंसान के लिए है, यानी हमारे और आपके गारंटी शुदा अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार सिर्फ अच्छे अच्छे वादे नहीं हैं। ये वो बुनियादी मानवाधिकार हैं जिन्हें लेकर हम अदालत तक जा सकते हैं और ये लागू होंगे। ये असल में राज्य के खिलाफ आम नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच हैं। और हाँ, राज्य का मतलब क्या है, ये भी अनुच्छेद 12 में साफ साफ बताया गया है। इस मास्टर प्लान की नींव ही समानता के अधिकार पर रखी है। सोचिए, ये सिलसिला अनुच्छेद 14 से शुरू होता है, जो कहता है कानून के सामने सब बराबर हैं। और ये अनुच्छेद 18 तक जाता है, जो सर या राजा जैसी उपाधियों को ही खत्म कर देता है। क्यों? ताकि समाज में कोई किसी से ऊंचा या नीचा न महसूस करे। ये बराबरी की एक बहुत मजबूत नींव है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। ये तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दिल है। ये हमें 6 कमाल की आज़ादियां देता है, बोलने की, शांति से इकट्ठा होने की, कहीं भी आने जाने और बसने की। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो ताकत है जो हमें अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का हक देती है। और फिर आता है अनुच्छेद 21, शायद पूरे संविधान का सबसे शक्तिशाली और सबसे गहरा अनुच्छेद। ये सिर्फ सांस लेने या जीने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि ये गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। ये विचार इतना बड़ा है, इतना व्यापक है कि इसी की कोख से शिक्षा का अधिकार यानी अनुच्छेद 21A पैदा हुआ। लेकिन इन सभी महान अधिकारों का फायदा ही क्या अगर उन्हें कोई हमसे छीन ले और हम कुछ ना कर पाएं? यहीं पर आता है अनुच्छेद 32। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे यूं ही संविधान की आत्मा और हृदय नहीं कहा था। क्यों? क्योंकि यही वो शक्ति है, वो अधिकार है जो हमें अपने बाकी अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का हक देता है। तो हमने गारंटी वाले अधिकार तो देख लिए। अब उस मास्टर प्लान के उस हिस्से को देखते हैं जो भविष्य की ओर देखता है। वो लक्ष्य जिन्हें हासिल करने के लिए राष्ट्र को लगातार कोशिश करनी है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। मौलिक अधिकार एक ढाल की तरह हैं, जो हमें कानूनी सुरक्षा देते हैं और राज्य को कुछ गलत करने से रोकते हैं। वहीं नीति निदेशक तत्व एक ध्रुव तारे की तरह हैं, जो राज्य को रास्ता दिखाते हैं कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। एक हमारी सुरक्षा है तो दूसरा पूरे राष्ट्र का लक्ष्य। तो ये जो निदेशक तत्व हैं, ये राज्य के लिए एक रोड मैप की तरह हैं। इसमें क्या क्या है? समान काम के लिए समान वेतन की बात है, पर्यावरण की रक्षा का लक्ष्य है और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने जैसे बड़े बड़े आदर्श भी हैं।
ये वो सपने हैं जिनकी ओर देश को लगातार बढ़ते रहना है। तो हमने अधिकार भी देख लिए और लक्ष्य भी। अब समझते हैं इनके बीच के सबसे दिलचस्प पहलू को, इनके संतुलन को। तो आखिर में हमें इससे क्या सीख मिलती है? यही कि संविधान सिर्फ नियमों की एक पुरानी किताब नहीं है, ये एक जीवंत दस्तावेज है, एक ऐसा गाइड जो एक लगातार बदलते, विकसित होते राष्ट्र का मार्गदर्शन करता है। ये हमारी आज की सुरक्षाओं को हमारे कल के सपनों के साथ संतुलित करता है। और अंत में हम इस एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। एक व्यक्ति का निजी अधिकार और एक पूरे राष्ट्र का सामूहिक लक्ष्य, इन दोनों के बीच सही संतुलन आखिर है क्या? शायद इस संवैधानिक दस्तावेज का केंद्रीय उद्देश्य ही इसी सवाल का जवाब ढूंढते रहे।